साथियों राधे राधे। टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम आँख वाली दृष्टि को तैयार करेंगे, जिसमें 1 सितंबर से लेके पिछले वर्ष के 2023 के 1 सितंबर से लेके अभी वाले 30 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया है। और तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि ये मैगज़ीन समझ लीजिए कि सभी मैगज़ीन्स की माँ है, आप इसको बाप भी कह सकते हैं। तो इसको अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो लगभग सारे क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। इसके अलावा भी यदि आप कुछ और चीज़ें जोड़ लेते हैं, जैसे अचूक मार्क सामग्री जो मैं देता हूँ, तो आप और अच्छा स्कोर करेंगे। तो सितंबर तक ये वाला मतलब ये मैगज़ीन करंट अफेयर्स आपको कवर करा देगी। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में जो है वो बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो 1 महीने का और करंट अफेयर्स मैं आपको अचूक मार्क सामग्री में दे दूंगा और आपका उतने में कल्याण बीपीएससी के लिए हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर में समीक्षा अधिकारी का है, तो उसमें 1 महीने का और जोड़ दूंगा, तो उसके लिए भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरह से एकदम निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, कतई लोड मत लीजिएगा, अच्छे से आराम से पढ़ते चलिए। इसीलिए मैंने इसको हैंड रिटन फॉर्मेट में आपके लिए देना उचित समझा कि समय ठीक ठाक है, अच्छे से इसको बढ़िया से तैयार करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में नए तरीके से चीज़ों को आपके लिए बताऊँगा। जब आप इसको पढ़ेंगे मैगज़ीन को, तो सिर चकरा जाएगा आपका, क्योंकि शुरुआती जो चैप्टर हैं, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, इनमें थोड़ा चीज़ें कठिन है, जटिल रूप में दी गई हैं, तो उनको थोड़ा सरल करके देने की कोशिश की है। कुछ एक गलतियां भी मिली हैं जिनको मैं सुधरवा दूंगा और आप सुधार लीजिएगा अपनी अपनी मैगज़ीन में। पहली बात तो ये कि मैगज़ीन पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आप उसको पढ़ेंगे मैगज़ीन को, और जब इस वीडियो को देखेंगे, इस कंटेंट को देखेंगे, तो आपको कई चीज़ें जो हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, वो मैगज़ीन में नहीं है लेकिन आपको इसमें दी गई हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, और प्रयास के तौर पर मतलब प्रयोग के तौर पर हम लोग इस वीडियो को कर रहे हैं। आप लोग अपना प्रेम और स्नेह दीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य, और हाँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहीं पे आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। राष्ट्रीय परिदृश्य में पहले वन नेशन वन इलेक्शन ONOE की बात करते हैं। इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पहला फैक्ट कि ये है क्या दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और स्थानीय निकाय, जिसमें नगर पंचायत, नगर निगम, ये सब आते हैं, इनके एक साथ चुनाव कराने की बात कही गई है। इसके पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो इतिहास में मतलब हम पहले जाते हैं 1950 के आसपास। तो जो 1951-52 में पहले चुनाव हुए थे, वहाँ से लेकर 1967 तक एक साथ चुनाव हुए और एक तरह की परंपरा कायम हुई। उसके बाद ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती चली गई, और इसी का निरीक्षण करने के बाद, इसकी समीक्षा करने के बाद जो विधि आयोग था, उसने अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा कि ये जो बारंबार चुनाव हो रहे हैं, इनको ख़त्म किया जाए। तो कहीं ना कहीं इसने ONOE का समर्थन किया। तो यदि पूछ लिया जाए कि 170वीं रिपोर्ट किससे संबंधित थी, तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही संबंधित थी। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया। आपको डेट याद रखनी है, 2 सितंबर 2023 को। और इस समिति में कितने सदस्य थे, ये फैक्ट भी याद रखना, 8 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। 7 अन्य सदस्य थे, उनमें जो मेन हैं जो तुमको याद रखने हैं, पहले हो गए अमित शाह, दूसरे हो गए NK सिंह जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, गुलाम नबी आज़ाद और हरीश साल्वे, ये कुछ चर्चित लोग हैं, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। इस कमेटी ने मार्च 2024 में रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद हाल ही में सितंबर महीने में इसके लिए प्रस्ताव लाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इसीलिए ये चर्चा में रही है। और ये प्रस्ताव किससे संबंधित है, देश में चुनाव जो है वो 2 चरणों में आयोजित होगा। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, और इसके ठीक 100 दिन के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे, जिनमें पंचायतें शामिल हैं, और NN का मतलब है नगर निगम, NP का मतलब है नगर पंचायत। अगले 100 दिनों में इनका भी चुनाव कराया जाएगा। इस प्रस्ताव में संविधान संशोधन की बात कही गई है। 2 चरणों में होगा। पहले चरण में आर्टिकल 83 में संशोधन होगा, जिसमें संसद के सदनों की अवधि, जो 2 सदन हैं, दोनों के काल की बात कही गई है, उसमें संशोधन किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 172, जिसमें राज्य विधानमंडलों की अवधि दी गई है, इसमें संशोधन किया जाएगा। तो दोनों आर्टिकल अच्छे से याद कर लेना। उपर्युक्त दोनों में संशोधन के बाद आर्टिकल 82A ये नया जोड़ा जाएगा, ये भी याद रखना। और ये जो दोनों संशोधन होंगे, इन दोनों में राज्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। जो दूसरा संशोधन होगा, दूसरे चरण का संशोधन होगा, जिसमें स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं उनके लिए संशोधन किया जाएगा। इसमें आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी।
तो ऊपर वालों में राज्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की आवश्यकता है। दोनों संशोधनों के लिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 दो शर्तें रखी गई हैं। एक तो साधारण बहुमत, जिसमें आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य होता है। उसके साथ ही विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना अनिवार्य होता है। तो ये हो गया वन नेशन वन इलेक्शन। अब बात करते हैं पीएम आशा की। इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। बजट 2018 में इसकी घोषणा की गई थी। उद्देश्य इसका क्या था? किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराना, या फिर कह सकते हैं कि किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत दिलाना। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसमें जो योजनाएं हैं, कोई एक योजना नहीं है, कई योजनाएं शामिल हैं। तो कहा गया है कि ये जो योजनाएं हैं उनको जारी रखा जाए। इसको मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। तुमको ये भी याद रखना है कि कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। तो ये योजनाएं जो हैं वो 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल, जो कि 2025 से 26 तक है, तक जारी रहेंगी। और इसके लिए जो व्यय है वो कितना होगा? 35,000 करोड़। ये भी तुमको अच्छे से याद कर लेना है। और कहा गया है कि अब नए घटक इस योजना में शामिल कर लिए जाएंगे, जो इस प्रकार हैं। मूल्य समर्थन योजना, एक तरह से एमएसपी की ही बात हो रही है। मूल्य स्थिरीकरण कोष, उसका गठन किया जाएगा। और मूल्य घाटा भुगतान योजना, अगर मूल्य को लेकर घाटा होता है तो उसके लिए एक योजना चलाई जाएगी। और बाजार हस्तक्षेप योजना, जैसे कोई उत्पाद है, यदि उसकी कीमत बाजार में बढ़ जाती है और वास्तविक कीमत, जैसे X रुपये में गेहूं बिक रहा है, लेकिन बाजार में उसकी कीमत X प्लस हो जा रही है, तो जो उपभोक्ता हैं उनको संकट का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार जो है बाजार में हस्तक्षेप करके संतुलन की स्थिति कायम करेगी। यही काम होगा बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत। तो कुल 4 ये योजनाएं हैं, इनको जहन में डाल लेना, ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ लेना। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान इम्पॉर्टेंट है। क्या है? जो एसटीज है, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके सामाजिक आर्थिक सुधार की बात कही गई है। 63,000 गाँवों से लगभग 5 करोड़ लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान सरकारी योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा। बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी। और अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो कैबिनेट है उसने इसको मंजूरी दे दी है। परिव्यय तुमको याद कर लेना है, 79,156 करोड़ परिव्यय है, मतलब इस पर खर्च होगा। 30 राज्य और यूटीज को मिलाकर जो जनजातीय बहुल ब्लॉक, जिले और गांव हैं, उनको कवर किया जाएगा। अब इनकी संख्या भी तुमको याद रखनी है। कितने जिले? 549 जिले, 270 ब्लॉक और 63,000 गांव कवर किए जाएंगे। अब ये तो पता ही होगा कि जिले के अंदर ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के अंदर गांव होते हैं। तो कुल मिला के 63,000 गाँव कवर किए जाएंगे और 5 करोड़ लोग कवर किए जाएंगे 63,000 गाँवों से। अभियान में 25 कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। चूँकि सामाजिक और आर्थिक उत्थान की बात हो रही है, तो कोई एक कार्यक्रम नहीं होगा, कई कार्यक्रम होंगे। तो उसका क्रियान्वयन करने के लिए 17 मंत्रालय इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये संख्या भी तुमको याद रखनी है और कार्यक्रमों की संख्या भी याद रखनी है। पर्यटन मंत्रालय विशेष काम कर रहा है। वो अपनी एक योजना स्वदेश दर्शन के तहत 1000 गृह प्रवासों को बढ़ावा देगा। अब स्वदेश दर्शन योजना की बात करें, 2014 में शुरू हुई थी, ये मैंने इसमें जोड़ा है। गृह प्रवास क्या होता है? जैसे कोई क्षेत्र है, कोई गांव है, वो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहाँ घूमने फिरने और देखने वाली चीज़ें हैं। तो उस गांव में रेस्टोरेंट की तरह कुछ घरों को डेवलप किया जाएगा, ताकि वो पर्यटकों को अपने यहाँ आश्रय स्थल प्रदान कर सकें और उनसे अपनी आमदनी कर सकें। तो उद्देश्य इसका क्या होगा? पर्यटन क्षमता का दोहन करना। ठीक है, मतलब जितनी क्षमता है उस गाँव में पर्यटन की, उसका पूरा इस्तेमाल हो, और जो वैकल्पिक आजीविका है उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो जाएगा। याद रखना। 2011 की जनगणना की बात करें तो जो एसटीज हैं उनकी भारत में संख्या 10.45 करोड़ है, और टोटल जनसंख्या का ये 8.6% हैं, ये मैंने जोड़ा है। और बात करें एससीज, अनुसूचित जनजातीय लोगों की संख्या की बात करें तो वो कितनी है? 16.6% भारत की कुल जनसंख्या का। जनसंख्या और नगरीकरण पे एक वीडियो तुमको दिया है, एकदम तुलनात्मक तरीके से उसमें बताया है। सारे कन्फ्यूजन वहाँ पे दूर हो रहे हैं। वीडियो को खोज लीजिएगा और देख जाइएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। बायो राइड योजना चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब तुमको पहले तो पता होना चाहिए कि बायो राइड योजना है क्या। फुल फॉर्म है इसकी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नीचे मैंने दिया भी है। बायोटेक्नोलॉजी में मानव संसाधन का विकास, मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें
आदमी को काम करने के लिए उसके अंदर स्किल डेवलप करना, उसका विकास करना, और बायोटेक्नोलॉजी मतलब बीटी में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, किस तरह से उसमें करियर बनाया जा सकता है, यही इसका उद्देश्य है। बायो राइड, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बायो मतलब बायोटेक्नोलॉजी, राइड मतलब उसकी ओर चढ़ना, एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी की ओर तेजी से बढ़ना, यही इसका उद्देश्य है। कार्यान्वयन, इसका 15वें वित्त आयोग की अवधि जो कि 2021-22 से लेकर 2025-26 तक है, इस अवधि तक किया जाएगा। ये यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय इसमें नहीं होगा। कार्यान्वयन, ये ऊपर वाली योजना जो हमने पढ़ी है पीएम आशा योजना, एक मिनट, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके लिए जो नोडल मंत्रालय होगा वो जनजातीय कार्य मंत्रालय होगा, याद रखिएगा। इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा और यहाँ से काट दीजिएगा, यहाँ से इसको काट दीजिएगा। पीएम आशा योजना की तरह ही इसकी भी अवधि वही है 15वें वित्त आयोग की अवधि के बराबर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह और 16वें के कौन घोषित किए गए हैं? अरविंद पनगड़िया। अब देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब ये सब मैगजीन में तो मिलने से रहा। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जीव जंतु और पेड़ पौधे, इनका इस्तेमाल करके, इनकी जीवित कोशिकाओं का इस्तेमाल करके अपने उपयोग की चीज़ें बनाना ही बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। जैसे टीके का निर्माण करना, बेहतर बीज बनाना जिनसे ज़्यादा उत्पादन वाली फसलें तैयार हो सकें, उपजाई जा सकें, ये सब बनाना इसका एक अनुप्रयोग है बायोटेक्नोलॉजी का। जैसे गोल्डन राइस जो चावल है उसमें विटामिन ए का समावेश किया गया है। जीएम फसलों का निर्माण, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा हैं। तो जीव जंतुओं का इस्तेमाल करके मानव के उपयोग की चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के तहत बनाई जाती हैं। अब बात करें ग्लोबल बायो इंडिया 2024, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित एक सम्मेलन है। इस बार ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है सितंबर 2024 में। आयोजक इसका याद कर लेना, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च काउंसिल। अब बात करते हैं बायो E3 नीति की। बायो E3 पॉलिसी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अगस्त 2024 में मंजूरी दी है। क्या है बायो E3? इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लो। बीटी का मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में कैसे किया जाए, उससे संबंधित ये नीति है। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, इस वजह से ये चर्चा में रही है। और कहा गया है कि ये नीति 6 क्षेत्रों पर फोकस करेगी। ये क्षेत्र याद कर लीजिए अच्छे से। जैव रसायन, स्मार्ट प्रोटीन, ठीक है, वही बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जैव रसायन बनाए जाएंगे, वैसे ही प्रोटीन बनेगी। और जो भारत की कृषि है उसको जलवायु के अकॉर्डिंग, मतलब जलवायु लचीली कृषि, इस क्षेत्र को फोकस किया गया है। कार्बन कैप्चर और इसका इस्तेमाल, इसको फोकस किया गया है। और समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए इसको एक फोकस क्षेत्र के रूप में चुना गया है। और इसके साथ ही सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स। अब ये बायोथेरेप्यूटिक्स क्या होता है इसको समझ लीजिए, ये मैगजीन में नहीं है। दवा और उपचार में जीवित कोशिकाओं या फिर प्रोटीन या फिर जैविक पदार्थों का इस्तेमाल बायोथेरेप्यूटिक्स के तहत किया जाता है। इसको जैविक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। जैसे जीन थेरेपी जब होती है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति का खराब जीन निकाल के उसको स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। खराब जीन को स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो ये बायोथेरेप्यूटिक्स ऐसा उपचार है, जैविक चिकित्सा है, जो उन बीमारियों का उपचार करता है जो परंपरागत तरीके से जो इलाज होता है उससे नहीं ठीक होती हैं। ठीक है, जैसे कोई जेनेटिक बीमारी हुई तो वही खराब जीन निकाल के स्वस्थ जीन डाल दिया जाएगा। तो ये सब बायोथेरेप्यूटिक्स का हिस्सा होता है। इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये मैंने जोड़ा है, और ये बायोथेरेप्यूटिक्स भी मैंने ही जोड़ा है। नमो भारत रैपिड रेल, इंडिया की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन है। इसका ये पहले नाम हुआ करता था, मतलब पहले नाम जब लॉन्च हुई तब इसका नाम वंदे भारत मेट्रो ट्रेन था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अहमदाबाद से लेकर भुज, दोनों स्थान कहाँ हैं? गुजरात में। इन दोनों को जोड़ रही है नमो भारत रैपिड रेल। मेट्रो क्यों हटा दिया गया? क्योंकि मेट्रो जो है वो आमतौर पे किसी एक सिटी के अंदर चलती थी, जैसे दिल्ली मेट्रो या लखनऊ मेट्रो उठा के देख लीजिए। लेकिन ये जो है 2 शहरों को जोड़ रही है, एक तो अहमदाबाद और दूसरा भुज को, इसीलिए इसका नाम बदला गया है, नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। तो ये क्या कर रही है? इंटर सिटी कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है, मतलब एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ रही है, इसलिए इसका नाम जो है बदल दिया गया है। बात करें इंडिया की स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की, तो उसका नाम था वंदे भारत, वो पहली है।
2019 में लॉन्च हुई थी नई दिल्ली से बनारस के बीच। और ये किसको किसको जोड़ रही है? नई दिल्ली से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से बनारस को जोड़ती है। जो वंदे भारत है उसकी स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर। मिशन मौसम की बात करें तो उद्देश्य क्या है इसका? हर मौसम के लिए तैयार जलवायु स्मार्ट भारत, मतलब एकदम भारत को इस तरह से स्मार्ट बना देना कि हर मौसम का, हर जलवायु का सामना कर सके और सटीक पूर्वानुमान लगा सके। मिशन मौसम का यही उद्देश्य है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। परिव्यय जो है इसका तुम्हें याद कर लेना है 2000 करोड़, अवधि 2 वर्ष के लिए। कार्यान्वयन कौन कर रहा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत जो 3 संस्थान हैं वो इसका कार्यान्वयन कर रहे हैं। ये तीनों संस्थान याद कर लीजिए। एक तो हो गया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दूसरा हो गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान, ये पुणे में है, ये स्थान भी याद कर लीजिएगा। फिर राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र जो कि नोएडा में है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इसकी फुल फॉर्म है। तो ये 3 संस्थान जो हैं इसका कार्यान्वयन करेंगे और इस मिशन में एआई और मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब एआई को सीख लेते हैं। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जब मशीनें इंसान की तरह काम करने लग जाएं, उसकी तरह समझने लग जाएं, उसकी तरह क्षमता हो जाए तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये सब क्षमताएं व्यक्ति देता है किसको? मशीन को। उसके बाद जब क्षमता हासिल हो जाती है तो अब क्षमता हो गई हासिल, लेकिन काम को करना कैसे है वो सिखाना पड़ता है। तो इसी को सिखाना कि काम कैसे करना है मशीन लर्निंग कहा जाता है। तो कहा जाए कि मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। मशीनों को स्वयं से सीखने की क्षमता देना मशीन लर्निंग कहलाता है। उदाहरण के लिए 3 पेन हैं, तुमने मशीन को दिखाया कि ये लाल है, ये काला है और ये सफ़ेद है। तो अगली बार तुम ये 3 पेन चाहे जितनी संख्या में दे दोगे, उस मशीन के सामने रख दोगे तो वो तुरंत ही पहचान के उनको कैटेगराइज कर देगी। कैसे काम करना है ये सब चीज़ें मशीन लर्निंग का हिस्सा होती हैं। तो दिमाग कैसे पहुंच जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और उसको काम कैसे करना है ये कैसे बताया जाता है? मशीन लर्निंग। एक तरह से रोबोट को सिखाना कि तुम्हें काम करना कैसे, यही है मशीन लर्निंग। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 इम्पॉर्टेंट है। 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। वर्ष भी तुमको याद रखनी है। उसका हिस्सा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। ठीक है। उद्देश्य क्या है? वायु की गुणवत्ता को शहर, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित करना। लक्ष्य इसका क्या है? 2024 तक जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम है उसका लक्ष्य है 2024 तक PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर। 2.5 का मतलब इसका आकार जो है वो 2.5 माइक्रॉन से कम है और PM 10 में 20 से 30% की कटौती करना 2024 तक। लेकिन अब 2024 आ गई है तो इसमें संशोधन किया गया है। यही चीज़ मैंने इसमें जोड़ी है जो तुम्हें भी याद रखनी है। संशोधन कर दिया गया है कि ये जो लक्ष्य है 2024 से बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया है और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि जो PM 10 है उसमें 40% की कटौती की जाएगी। और ये आंकड़ा जो मैंने यूं ही नहीं जोड़ा है, जो भारत सरकार की वेबसाइट है PIB वहाँ से जोड़ा है। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इसी के लिए किया जाता है। उसमें 131 शहर शामिल किए गए हैं। मैगजीन में 130 दिए गए हैं, वो गलत है। 131 शहर शामिल किए गए हैं जिनकी वायु की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग की गई है। ठीक है। और मंत्रालय कौन सा है इसके लिए जिम्मेदार? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भूपेंद्र यादव इसके मंत्री हैं। कैसे याद रखना है? पर्यावरण और वन ये सब जो है दोस्तों धरती पे ही है और धरती के राजा कौन है? भूपेंद्र। एक तरह से मतलब इसको याद रख सकते हैं इस तरह से, भूपेंद्र। तो इसको जारी कब किया गया सर्वेक्षण को? 7 सितंबर 2024, जिसमें रैंकिंग जारी की गई है। 7 सितंबर को ही क्यों चुना गया? क्योंकि 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाता है। कहाँ जारी किया गया? जयपुर में। किसने जारी किया? भूपेंद्र यादव जो कि मंत्री हैं और BL शर्मा, भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के CM हैं, दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया। ऑप्शन में प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, भ्रमित मत होना। अच्छा, इस सर्वेक्षण में 3 श्रेणियां रखी गई हैं। कौन कौन सी? आबादी के आधार पर 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है सर्वेक्षण को। एक तो है 1 से 10 लाख आबादी वाले शहर, दूसरी श्रेणी है 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की और तीसरी श्रेणी है 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की। 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है? 47 जो इस सर्वेक्षण में शामिल किए गए हैं। इसको तुम अच्छे से याद कर लेना। अब बात करते हैं
अलग अलग श्रेणियों की। श्रेणी 1 में 47 शहर शामिल हैं और उनमें पहला स्थान सूरत को मिला है गुजरात में, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश के जबलपुर को मिला है, तीसरा स्थान यूपी के आगरा को मिला है, चौथा स्थान यूपी के लखनऊ को मिला है और पाँचवा स्थान कानपुर को मिला है, ये भी यूपी का ही है। और बनारस भी इसी में शामिल है, प्रयागराज भी इसी में शामिल है। तो ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मेरठ, ठीक है, 10 लाखी शहर जो कि 7 हैं यूपी में, ये लगभग सभी इसमें शामिल हैं। तुमको ऊपर के 3-4 याद रखने हैं, जिनमें आगरा पहले स्थान पे, लखनऊ दूसरे स्थान पे और कानपुर ये यूपी के संदर्भ में है, टॉप के 3, इसलिए याद कर लेना। और ऑल ओवर बात करें लखनऊ की तो उसको चौथा स्थान मिला है, चौथा। श्रेणी 2 की बात करें तो फिरोजाबाद यूपी का पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे अमरावती महाराष्ट्र का, तीसरे स्थान पर यूपी का झांसी जहाँ पर चारा अनुसंधान केंद्र है। तीसरी श्रेणी की बात करें तो रायबरेली यूपी का ही पहले स्थान पे है, नलगोंडा तेलंगाना का है और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश का है। पहली श्रेणी का पूरा क्रम तुमको अच्छे से याद कर लेना है। दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी में पहले वाले को ही विशेष रूप से याद रखना और इन दो को अपने जहन में ऐसे ही डाल लेना, ताकि अगर पूछ ले तो तुक्का मार के तुम सही जवाब दे सको। प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष 3 शहर शामिल किए जाते हैं। उन्हीं 3 शहरों को नेशनल क्लीन एयर सिटी का दर्जा दिया जाता है। अगला फैक्ट जो मैंने इसमें जोड़ा है, 95 शहरों में इस बार वायु प्रदूषण में कमी दर्ज की गई इस सर्वेक्षण के तहत। अच्छा फैक्ट है, याद कर लीजिएगा 95। स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी, 7 सितंबर को मनाया जाता है। 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी, जब एनसी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी उसी समय इसकी भी शुरुआत हुई थी। ये मनाया किसके द्वारा जाता है? यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है 7 सितंबर को। इस बार इसकी थीम याद कर लेना अच्छे से, इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। एडी का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये थीम भी याद कर लेना, ये भी मैंने अलग से जोड़ी है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की। सुना तो खूब होगा, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि जो जर्नल है साइंस का, विज्ञान जर्नल जिसको कहते हैं, वो नेचर जर्नल है, उसमें इसको प्रकाशित किया गया, इसलिए ये यूपी के लिए एक तरह से गौरव की बात है। और जिस शीर्षक से इसको प्रकाशित किया गया वो शीर्षक तुमको याद रखना है अच्छे से, स्वच्छ भारत मिशन SBM। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर, ये शीर्षक अच्छे से याद कर लेना। कुछ पॉइंट्स हैं जो तुमको याद होने चाहिए। कहा गया है जनरल में कि शौचालय पहुंच और बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध है, मतलब इनमें इनडायरेक्टली संबंध है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मृत्यु दर और पहुंच। शौचालयों तक यदि पहुंच बढ़ी है तो बाल मृत्यु दर में, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। दूसरा फैक्ट है, 30% शौचालय कवरेज वाले जो जिले हैं उनमें प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर में 5.3 की कमी आई है और जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनमें 6.8 की कमी आई है। दोनों फैक्ट अच्छे से याद कर लेना। और कहा गया है अगला फैक्ट, स्वच्छ भारत मिशन में जो शौचालय निर्माण हुआ है उससे प्रतिवर्ष 60 से 70 हज़ार शिशुओं की जीवन रक्षा हुई है। अब एक सवाल तुम्हारे जहन में आ रहा होगा कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन है या फिर शौचालय निर्माण है, इससे बच्चों के, शिशुओं के जीवन की रक्षा कैसे होती है? दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य था भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री करना, खुले में शौच से मुक्त करना। अब खुले में शौच अगर किसी ने कर दिया यहाँ पर, ठीक है, फ़ोन पे ही शौच करा रहा हूँ, तो इसमें जो बैक्टीरिया हैं, जो विषाणु हैं, वो मृदा के जरिए मृदा में मिल जाते हैं और धीरे धीरे भूजल में पहुँच के उसको प्रदूषित कर देते हैं। इसमें तेज़ गति तब आती है जब वर्षा होती है, तो ये और तेज़ी से नीचे चले जाते हैं और जल को दूषित कर देते हैं। इसके अलावा ये मल यहाँ पर पड़ा है, यहाँ से बाढ़ आई और ये इसको लेके चली गई तालाबों में, कुओं में और अन्य जो नदियाँ वगैरह हैं, जल स्रोत हैं, उनमें लेके चली गई और जल को दूषित कर दिया। इसके अलावा ये जो खुले में मल पड़ा हुआ है, इस पर जो मक्खियाँ और जो छोटे छोटे कीट हैं वो बैठते हैं और यहाँ से बैठ के ये मल उठा के भोजन पर छोड़ देते हैं और पेयजल दोनों को दूषित कर देते हैं। और इसी का जब उपभोग या फिर बच्चे सेवन करते हैं, शिशु सेवन करते हैं, तो क्या होता है, वो टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वच्छ भारत मिशन है वो बच्चों की, शिशुओं की जीवन रक्षा करने में कारगर हुआ है। ये बात नेचर जनरल में प्रकाशित हुई है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। ये सब चीज़ें मैगजीन में नहीं दी गई हैं। आराम से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इसी को कई बार पढ़ना है, तुमको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्त। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 को देख लेते हैं। ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर से पहले इसकी शुरुआत होती है हर वर्ष और इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है, तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय JSM, विकल्प में ग्रामीण मंत्रालय भी रहेगा,
कन्फ्यूज मत होइएगा। इसका विषय भी अच्छे से याद कर लेना है। 4S मतलब स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता, चारों एस इस लाइन में आ जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने आज एक छोटा सा हिस्सा राष्ट्रीय परिदृश्य का कंप्लीट किया है। आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।